Good morning, friends. Myself Shubham Agrawal. I welcome you all on the परिश्रम विद्यापीठ। दोस्तों, आज 15 अप्रैल है और आज द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम कर रहे हैं और आज यूपीएससी रेलेवेंट रिलेटेड द हिंदू में बहुत अच्छी न्यूज़ेस आई हैं, खासकर अच्छे आर्टिकल्स आए हैं। खास मेन आर्टिकल जो है वो लोकसभा से रिलेटेड न्यूज़ है। एक लोकसभा की सीट्स जो है वो इंक्रीज की गई है फ्रॉम 550 टू 850। इसको वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और साथ ही साथ डिलिमिटेशन के साथ लिंक किया गया है, राइट। उसको स्टार्ट करें उससे पहले, सक्सेस इन यूपीएससी इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी, राइट। इस पे हम बात करें दोस्तों तो यूपीएससी में या फिर किसी भी चीज़ में सक्सेस जो है वो ओवरनाइट नहीं आती। हमें रिलेंटलेस एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिसिप्लिन, खास करके डिसिप्लिन, अगर लाइफ में आप डिसिप्लिन रखेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो इसमें मेजर चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करें, ठीक है। तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, मेन नेक्स्ट न्यूज़ इज लोकसभा सीट से रिलेटेड। तो लोकसभा सीट से रिलेटेड हम बात करें तो मेजरली ये फोकस में कब आई है कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल था, जो हमने देखा था लास्ट इलेक्शन के पहले आया था कि विमेन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में 33% की मंजूरी दे दी गई थी, दैट इज फ्रॉम 2029 इलेक्शन। तो 2029 के इलेक्शन से विमेन्स को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो 33% मिलेगा, ठीक है। बट उस समय ये बात नहीं कही गई थी कि लोकसभा की सीट्स को बढ़ाया जाएगा। बट अभी हमको क्या देखने मिल रहा है, एक मेजर इशू कि लोकसभा की सीट को बढ़ाया जा रहा है। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो 2026 में होने वाली थी उसके बाद, कि भाई 543 सीट्स को बढ़ा के वो जो मेजरली है वो 850 किया जा रहा है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल जो आया था जिसमें 33% देने वाले हैं रिजर्वेशन, उस पे 543 के हिसाब से दे सकते थे। बट यहाँ पे गवर्नमेंट चाहता है कि भाई हम जो प्रेजेंट सीट है खासकर मेल कैंडिडेट की, उसको कम ना करना पड़े, इसलिए और आने वाले समय को देखते हुए भी वो जो है वो सीट्स को बढ़ाना चाहते हैं फ्रॉम 850। मोस्टली इट इज़ 850, अभी प्रेजेंट में भरी हुई 8543 है, बट 550 से वो 850 करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेजर इशू क्या आ रहा है? मेजर इशू ये आ रहा है नॉर्थ वर्सेस साउथ स्टेट का, ठीक है। अब इसमें एक तो दो तीन चीज़ कुछ फैक्चुअल है। डिलिमिटेशन क्या होता है? डिलिमिटेशन बेसिकली हर सेंसस के बाद किया जाता है। जो हमारी जो अभी जो लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था, लास्ट डिलिमिटेशन की हम बात कर लें तो जो सीट्स फ्रीज की गई हैं, ठीक है, सिंस 1976 पे वो कैप लगा दिया गया था, ठीक है। 1976 में 50 साल का कैप लगा दिया गया था कि 2026 तक किसी भी प्रकार से सीट्स नहीं बढ़ाई जाएंगी। और वो जो सेंसस हुआ था 1971 का, तो 1971 के सेंसस के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से जो 543 सीट्स हैं वो एलोकेटेड हैं। और ये कब किया गया था? 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो 543 सीट्स थी जो प्रेजेंट में अभी हैं फिलहाल में, वो किस सेंसस के अकॉर्डिंग है? तो 571 सेंसस के अकॉर्डिंग है। और डिलिमिटेशन एक्साइज जो फिक्स की गई थी 1976 में, जो चेंज नहीं होगी करके, वो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा गया था, ठीक है। उसके आगे हम बढ़े तो अब इसके मेन फीचर्स क्या होंगे? अब इसके फीचर्स क्या होंगे जो डिलिमिटेशन किया जा रहा है? अब जो सीट्स फिक्स की जाएंगी वो लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से किया जाएगा, और जो लेटेस्ट सेंसस है अभी जो बात चल के आ रही है उसमें 2011 के हिसाब से उसको फिक्स करने की बात की जा रही है। दूसरी बात, रीडिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट्स। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत क्या आ रही है? रीडिस्ट्रीब्यूशन में मेजर दिक्कत आ रही है नॉर्थ वर्सेस साउथ की। अब नॉर्थ वर्सेस साउथ में हम देखें तो आपको ये देखने मिलेगा फ्रॉम 1976 टू अभी एट प्रेजेंट 2026, इन 50 सालों में साउथ ने बहुत अच्छा काम किया पॉपुलेशन कंट्रोल पे। अब पॉपुलेशन कंट्रोल पे साउथ ने काम किया है, तो अब जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके बेसिस पे है? और जो डिलिमिटेशन है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब पॉपुलेशन साउथ में कम हो गई लेकिन नॉर्थ में बढ़ी हुई है, तो जो सीट्स मिलेगी वो किसको ज़्यादा मिलेगी? वो नॉर्दर्न स्टेट्स जो है, खास करके एमपी, यूपी, बिहार, वहाँ पे उसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साउथ में फॉर एग्जांपल अभी अगर
हम मान लें कि 10 लाख लोग में एक सीट मिल रही है, 10 लाख लोग में अगर एक सीट मिल रही है तो साउथ में अगर पॉपुलेशन कम है तो उनकी नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएंगी, और पॉपुलेशन अब नॉर्थ में ज़्यादा है तो नंबर ऑफ सीट्स नॉर्थ में बढ़ जाएगी। तो इलेक्शन को भी इम्पैक्ट करेगा कि फॉर एग्जांपल अब 2/3 सीट्स अगर नॉर्थ में हो गई, 1/3 सीट साउथ में हो गई, तो इलेक्शन पूरा एक तरफ हो जाएगा। नॉर्थ में भी अगर एक मेजोरिटी आ गई किसी भी पार्टी को तो साउथ से कोई लेना देना ही नहीं बचेगा। तो ये पॉलिटिकली स्टेटमेंट भी देखा जा रहा है। दूसरी बात, ये जो फ्रीज डिलिमिटेशन की फ्रीज हटाई गई थी वो 2026 के बाद एंड हो रही है, इसलिए ये चीज़ कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है। अब ये हम सिर्फ एक बात बताइए कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा किसके लिए, 2026 अपना सदर्न स्टेट्स के लिए। तो हम सिर्फ पॉपुलेशन पे ही क्यों डिपेंडेंट है, हम दूसरी चीज़ों पे भी तो सीट्स को फिक्स कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हमें जो डिलिमिटेशन करना है वो सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पे ही करना है। पॉपुलेशन के आधार पे सेंसस जो रहेगा लेटेस्ट उसके आधार पे, तो पॉपुलेशन के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इसलिए, ठीक है। तो संवैधानिक और राजनीतिक प्रभाव आपको पढ़ते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा इसका इम्प्लीकेशन। अब इसका इम्प्लीकेशन जो हमने बात कर ली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे पड़ेगा, नॉर्थ वर्सेस साउथ, ठीक, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। दूसरी बात फेडरल स्ट्रक्चर इम्पैक्ट होगा कि भाई अभी फॉर एग्जांपल यूपी और बिहार में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उनकी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगी, और सदर्न स्टेट्स बाकी स्टेट्स में कम हो जाएंगी। तो उसका फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, एक स्टेट बहुत हावी हो जाएगा दूसरा पीछे हो जाएगा, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी ठीक बन चुका है। पॉलिसी मेकिंग में इम्पैक्ट आएगा। पॉलिसी मेकिंग में ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जो है वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वो नॉर्दर्न स्टेट्स होंगे। अब नॉर्दर्न स्टेट्स में होंगे तो पॉलिसी मेकिंग भी, जब ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ के हैं तो पॉलिसी मेकिंग भी उनके आधार पे की जाएगी, मोस्टली उनकी ज़्यादा से होगी उसमें, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा कि सदन के जो मेंबर्स हैं उनकी कम सुनी जाएगी जो लगता है, ठीक है। तो अब इसका प्रो क्या है, अब इसका प्रो ये है कि भाई पॉपुलेशन के आधार पे हम बात करें तो वो सही भी है कि भाई पॉपुलेशन को अपनी मान्यता मिल रही है, उतना रिप्रेजेंटेशन उनका वहाँ पे हो रहा है, उससे स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ की उनको उतना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। तो बेसिकली इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी, अगेन पॉपुलेशन। बट दिक्कत कहाँ पे आ रही है, पीनलाइजेस द स्टेट विथ पॉपुलेशन कंट्रोल। अब जो स्टेट्स जिन्होंने पिछले 50 सालों में 5 डिकेड्स में बहुत अच्छा काम किया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, अब उन पे क्या आ रही है, बेसिकली उनको पीनलाइज किया जा रहा है, ठीक है। उनको नुकसान हो रहा है। उनको नुकसान क्यों हो रहा है, उनकी नंबर ऑफ सीट्स कम हो रही है, क्यों, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की है, ठीक है। तो अच्छा काम करने पे भी दिक्कत है, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, ऑब्वियसली सदर्न स्टेट्स हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बढ़ेंगे कि भाई इसको लागू करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तो वो चीज़ है इसकी इम्प्लीकेशन। नाउ कुछ एमसीक्यू के हम देखते हैं कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, अगेन हमने जो अभी बात की थी पॉपुलेशन पे ही आधारित है। अब आपको क्वेश्चन दे सकता है यूपीएससी में कि भाई वो जीडीपी ए एंड बी दोनों, जीडीपी और पॉपुलेशन दोनों नहीं, डिलिमिटेशन मतलब जो हम वो सिर्फ पॉपुलेशन पे ही होगा, ठीक है, उसके अलावा नहीं होगा। देन फ्रीज ऑफ लोकसभा सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज वैलिड टिल 2026, राइट। हमने देखा था, कौन से, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको फ्रीज किया गया था। तो बेसिकली 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसको फ्रीज किया गया था, सही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द फ्रीज ऑफ डिलिमिटेशन, अगेन अभी जो हमने बात की 84th कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद मेजर कंसर्न्स रिलेटेड टू सीट इंक्रीज, जो आएगा वो रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट होगी क्योंकि नॉर्थ में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, साउथ में कम होगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्रिएट होगी। देन नेक्स्ट हम बात करें, जो नेक्स्ट आर्टिकल दिया हुआ है द हिंदू में, वो है मेडिकलाइजेशन से रिलेटेड। अब भारत में हम चिकित्सा की बात करें तो चलन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसमें जो आर्टिकल, ये जो आर्टिकल कह रहा है मेडिकेशन इन इंडिया के ऊपर से, कि जो नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन है लाइक स्ट्रेस, एजिंग, लाइफस्टाइल इश्यूज, इस पे इंक्रीजिंगली फोकस तो किया जा रहा है कि भाई मोटापा कम करना है, ठीक है, लाइफस्टाइल डिसीजेस जो हो रही हैं, जो इशू हो रहे हैं उसको कम करना है। बट उसके पीछे हम हेल्थ मतलब जो एक्सरसाइज करके या फिर योगा करके उसको, उन चीज़ों से या फिर अच्छी हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करके
उसको उससे इम्प्रूव करने की बजाय हम मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं कि मोटापा कम करने के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए हम दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रही है, अर्बन लाइफस्टाइल इसके मेन कारण है कि ये इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसका एक जो मेजर इसको जोड़ के देखा जा रहा है वो है फार्मा कंपनी के कॉर्पोरेट प्रॉफिट को बढ़ाने से रिलेटेड। ठीक है, भाई हेल्थ इज बीइंग रेड्यूस टू ट्रीटमेंट, अभी हेल्थ को हम प्रिवेंशन की बजाय ट्रीटमेंट पे लेके जा रहे हैं। अगर हमें ओबेसिटी है, मोटापा है, तो हमें क्या करना चाहिए? रनिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, फूड हैबिट सुधारनी चाहिए। बट अभी हम देखें कि वो चलन किसकी तरफ जा रहा है? ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट करवा लो, कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें ओवर डिपेंडेंसी बढ़ रही है किस पे? मेडिसिन पे, अननेसेसरी डायग्नोस्टिक पे, और इससे कमर्शलाइजेशन हो रहा है हेल्थ का, कि हम जो नेचुरल तरीके से अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की बजाय कमर्शलाइजेशन, दवाइयों का सेवन करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मेजर चीज इसमें ये देखने को मिल रही है, ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है। अब इसके की फीचर्स क्या होंगे? की फीचर्स जो देखने मिल रहा है कि इसको एक जो लाइफस्टाइल डिसीज है या ओबिसिटी, इसको ऐसा डिसीज देखा जा रहा है। डिसीज देखा जा रहा है तभी मेडिकेशन की बात आ रही है। ठीक है, वरना तो इसको एक्सरसाइज से, योगा से इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे ओवर यूज होगा किसका? मेडिसिन का, डायग्नोस्टिक्स का, फार्मास्यूटिकल्स पे फार्मा का राइज होगा। तो इस ये आर्टिकल मेजरली है कि इस तरीके से माहौल बनाना जा रहा है कि कॉर्पोरेटाइजेशन हो, फार्मा कंपनीज को फायदा पहुंचे। ठीक है, और इसमें मेजरली हमको शिफ्ट देखने को मिल रहा है किसमें? प्रिवेंटिव टू क्यूरेटिव केयर। ठीक है, हमें प्रिवेंटिव रहना है कि भाई हमें ओबेसिटी हो ही ना, हमें लाइफस्टाइल डिसीजेस हो ही ना। बट बात किसकी की जा रही है कि जिनको हो चुका है उनको अब कैसे क्योर किया जाए। साथ ही साथ बात इसकी भी की जानी चाहिए कि हम इसको कैसे होने ही ना दें। ठीक है, तो लाइफस्टाइल इश्यूज जो है वो मेडिकलाइज करने की बात कर रहा है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं मिडिल क्लास में आजकल जो है इतने इश्यूज चल रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की चीज़ें ही पूरी नहीं हो पा रही, बट उससे हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगा। ओवर डिपेंडेंस मेडिसिन पे, ऑब्वियसली ओवर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। नेग्लेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, हम क्यूरेटिव हेल्थ की जगह दवाइयों का सेवन करके उसको किस तरह ठीक करना है उस पर फोकस कर रहे हैं। अगेन कमर्शलाइजेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो उसके प्रो एंड कॉन्स। अगेन बेटर डायग्नोस्टिस होगी। ठीक है, जो हिडन डिसीजेज है वो खत्म होंगी, हेल्थ केयर इंप्रूव होगा, ये होगा। बट के नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। ठीक है, मेडिकल खर्चा बढ़ेगा, फाइनेंशियल, ओवर डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन। अब मेडिकेशन की हम बात कर लें तो क्या होता है इसका मतलब? मेडिकेशन इज बेसिकली ट्रीटिंग नॉर्मल कंडीशन एज मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है, वो कंडीशन जब नॉर्मल वे में आप किसी डिसीज से प्रोन हो, किसी चीज़ से ग्रस्त हो, तो आप मेडिकल मेडिकल चीज़ों का, जो फार्मा दवाइयों का सेवन करें। मेडिकेशन शिफ्ट फोकस फ्रॉम प्रिवेंशन से ट्रीटमेंट। ठीक है, सो मेडिकेशन जो हमारा है वो हम दवाइयों की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब उसको क्योर करने की बात करते हैं रेदर देन उसको प्रिवेंट करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को। नेक्स्ट हम बात कर लें तो रिजर्वेशन इशू की हम बात किया जा रहा है। अगेन यहाँ पे रिजर्वेशन का, खासकर विमेन रिजर्वेशन की बात की जा रही है कि रिजर्वेशन पॉलिसीज हमारे इंडिया में इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिमांड फॉर वेरियस कम्युनिटीज इवॉल्विंग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो हम बात कर लें, जो रिजर्वेशन की बात किया गया था वो सोशल जस्टिस और अपलिफ्टमेंट के लिए किया गया था। ठीक है, डिसएडवांटेज पीपल के ऑब्वियसली, बट is now facing challenges related to its expansion, economic criterion, political usage। तो रिजर्वेशन का मेजर मोटो था कि भाई जो तबका बैकवर्ड है उनको किस मेन स्ट्रीम में लाया जाए, किस तरह उनको अपलिफ्ट कराया जाए, किस तरह सोशल जस्टिस हो। मेजर मकसद या मेजर फोकस वो था। बट अब हम आरक्षण नीति की बात करें तो इसको पॉलिटिकल गैम्बिट की तरह, पॉलिटिकल चीज की तरह ज़्यादा लिया जा रहा है, पॉलिटिकल यूसेज के लिए ज़्यादा लिया जा रहा है। हम देखते हैं रिजर्वेशन का इशू मोस्टली जब इलेक्शन आते हैं तो वो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। पॉलिटिकल इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसको और एक्सपांड करने की बात की जा रही है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया को, या वो EWS हो या फिर क्रीमी लेयर की बात हो, इससे जोड़ा जा रहा है रेदर देन कि जो अभी भी जो लोअर तबका है जो एक्चुअली सोशल जस्टिस या अपलिफ्टमेंट चाहता है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है। इसमें क्या की फीचर्स क्या है? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें तो आर्टिकल 15-16 जो है वो रिजर्वेशन से रिलेटेड आपको काम में और एजुकेशन में देखने को मिलता है। ठीक है,
जो हमारे संविधान में रिजर्वेशन की डेफिनेशन दी गई है वो सिर्फ सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को ही दी गई है, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, आप याद रखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल और एजुकेशन बेसिस पे ही है। इकोनॉमिक बेसिस पे आपको रिजर्वेशन का कोई भी संविधान में आरक्षण नहीं है, तो ये आपको फंसा सकता है, ठीक है। अब इसमें किस किस को रखा गया है, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। 50% कैप रखा गया है, वो आप कमेंट करके बताएंगे अगर कोई जानता है तो। किस को, कौन से जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट के बाद वो 50% कैप लगाया गया था। जुडिशियल स्क्रूटनी की हम बात करें तो आपको इसमें देखने को, द नेक्स्ट, इसमें इश्यूज क्या है। इशू अगेन रिजर्वेशन की हम जब बात करें दोनों तरीके से होती है कि भाई मेरिट को उसमें नकारा जाता है और सोशल जस्टिस की बात की जाती है। हर जगह प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी हैं, ठीक है। रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, जो हायर कास्ट है उनके द्वारा भी रिजर्वेशन की मांग किया जा रहा है। अगेन कास्ट बेस्ड रखा जाए या उसमें इकोनॉमिक फोकस भी किया जाए, खास करके जो अपग्रेड हो गए हैं SC ST उनके बारे में, क्या 50% को हमें ब्रीच करने का समय आ गया है, ये सब इश्यूज आ गए हैं, ठीक। तो इस पे अगर हम बात करें आगे तो आपको जो रिजर्वेशन है, ठीक है, EWS रिजर्वेशन वो किस पे बेस्ड है, वो इकोनॉमिक आधार पे बेस्ड है, ठीक है, देख सकते हैं। देन मेजर क्रिटिसिज्म आपको क्या देखने को मिलता है रिजर्वेशन का, कि भाई वो मेरिट को जो करता है वो क्या करता है, इफेक्ट करता। द नेक्स्ट न्यूज आपको देखने को मिलेगी इससे रिलेटेड, दैट इज लेजिस्लेटिव गैप्स इन इंडियाज हीट क्राइसिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको द हिंदू में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो हीट वेव्स है, ठीक है, उसमें हमें जो संसद में कानून की कमी दिख रही है कि किस तरीके से हम हीट वेव से लड़ सकें, किस तरीके से हीट वेव्स को रोक सकें। तो इसमें कानून एक प्रॉपर हमको इसमें लेजिस्लेचर फॉर्म्ड होते नहीं देखने को, एक प्रॉपर कानून नहीं है जो उसको देख रेख करे, ठीक है। और इसका मेजर इम्पैक्ट क्यों देखने को मिल रहा है, इसका मेजर इम्पैक्ट आपको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज जो है वो इस हीट वेव्स को इम्पैक्ट कर, क्लाइमेट जैसे जैसे हम बात करें कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीट वेव्स भी बढ़ रही है और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। खास करके जो हम सीज को देखें कि उसकी बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, एनिमल्स को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी में हम बात कर लें कि ये फ्रिक्वेंसी भी हीट वेव्स की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें तो हीट वेव क्राइसिस में कि अभी ये मोस्टली हमको लैक ऑफ पॉलिसीज तो देखने को मिल रही है, बट ये इम्पैक्ट किसको कर रहा है, अभी इम्पैक्ट जो कर रहा है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन को कर रहा है। अब जब हम वल्नरेबल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वल्नरेबल पॉपुलेशन में खासकर आपको देखने को मिलता है कौन, इस बेसिकली वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, माइग्रेंट्स हो गए, पुअर, ये लोग ज़्यादा इससे ग्रस्त देखने को मिलते हैं, ठीक है, वर्कर्स, माइग्रेंट एंड ऑल। तो ये इनको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और एक हमको एक वैक्यूम दिख रहा है, वैक्यूम समझ में आ रहा है जहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं है। अगेन इस पे हम बात करें तो इस पे दिक्कत क्या है, राइजिंग हीट वेव, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हीट वेव्स बढ़ रही हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर एनफोर्सिबल लेजिस्लेशन एक्ट नहीं है, वल्नरेबल है, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में, पुअर के लिए, ओल्ड एज के लिए, ठीक है, तो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें इश्यूज क्या है, लेबर प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल कोई मजदूर अगर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल मनरेगा में ही कोई मजदूर काम कर रहा है और अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है वो उस एरिया में, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि वो उसको बोल सके या फिर उसको गारंटी कर सके कि नहीं अब जो बाहर खुले में हीट में काम नहीं करना है, क्योंकि लेबर को प्रोटेक्शन है इस चीज़ से कि भाई हीट, ऐसा कोई कानून नहीं है, ठीक है। उससे क्या हो रही है, इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, क्या हीट आइलैंड हम देखें किस तरीके से कॉन्क्रिटाइजेशन बढ़ रहा है खासकर टाउन्स एरिया में, तो उसको इम्पैक्ट कर रहा है। वीक इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ का, पॉलिसीज़ का हमको बहुत वीक इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। गर्मी में सुरक्षा कानून, ये सब आपको इसका अभाव देखने को मिलता है। अब हीट वेव्स की जब हम बात करते हैं तो ये मुख्य कारण इसका क्या है, हीट वेव्स ऑब्वियसली
क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट हम बात कर लें तो मोस्ट वल्नरेबल टू हीट क्राइसिस कौन है, जिसकी अभी अभी बात की, इनफॉर्मल वर्कर्स आपको सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होते देखने को। इस पे एक यूपीएससी क्वेश्चन जो GS2 और GS3 में मेंस में आपको पूछा जाता है, तो उस पे हम देख सकते हैं कि इंडियाज राइजिंग हीट क्राइसिस एक्सपोजेस गैप इन लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन, डिस्कस। ठीक है, तो हमको डिस्कस करना है इस पे कि भाई जो इंडिया में हीट क्राइसिस बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट ऐसा कोई हमारे यहाँ लॉ नहीं है जो खास करके इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं, पुअर हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सके, उन पे ध्यान रख सके, या फिर गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। ठीक है, तो 150 वर्ड्स में आप ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप इसको पोस्ट करिएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में आप उसको पोस्ट करिएगा, आपको करेक्ट करके आंसर मिलेंगे। ठीक है, खास करके इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए। द नेक्स्ट इज फूड वेस्टेज इन इंडिया। जब हम फूड वेस्टेज इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही है कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक तो भुखमरी बहुत है, हंगर बहुत है, और एक जगह फूड वेस्टेज हो रहा है। और हम बात कर लें तो इंडिया अकेले में 1.55 लाख करोड़ का फूड जो है वो एनुअली वेस्ट होते देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब हमारे यहाँ लार्ज पॉपुलेशन जो है वो हंगर से, माल न्यूट्रिशन से सफ़र हो रही है, वहीं हमारे यहाँ 1.55 लाख करोड़ एनुअली फूड। तो आप देखिए किस तरीके से डबल चीज़ें दो एक साथ हो रही है, भुखमरी भी बहुत है और वेस्टेज भी बहुत हो रहा है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है जो वेस्ट हो रहा है? पुअर स्टोरेज। आप जाके एफसीआई के गोदाम देखिए किस तरीके से भरे हुए और किस तरीके से वहाँ पे फूड जो है वो अनाज रखा हुआ है, बट उसका कोई देखने करने वाला नहीं है, ख़राब हो रहा है, चूहे खा रहे हैं, पानी में सड़ रहा है। ठीक है, तो उसका एक पुअर स्टोरेज एक कारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सप्लाई चेन इतना स्ट्रांग नहीं है, अवेयरनेस की कमी है, कंज्यूमर बिहेवियर में दिक्कत है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो कब होता है? पोस्ट हार्वेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में। जब फसल जो होती है वो उग जाती है, ठीक है, जब उसको कटाई होती है, वहां से लेके जो बिकने तक आता है, वहां पे लॉस हो रहा है। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेजेस में हम वहां पे देखें, अर्बन हाउस होल्ड जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेस्टेज में। ठीक है, कंजम्पशन लेवल में हम देखते हैं कि टाउन एरिया में, बड़ी सिटी में, अर्बन हाउस होल्ड में वहाँ पे ज़्यादा वेस्टेज हमको देखने को मिल रहा है। तो एक जगह अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का इशू और एक जगह वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, तो ये फूड का प्राइसेस आपको देखने को। ठीक, तो 1.55 लाख करोड़ फूड जो है वो एनुअली वेस्ट होते हमको देखने को मिल रहा है। इस कब हो रहा है? पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज पे। अगेन हम इस पे देखिए, देन इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है? इम्प्लीकेशन ये हो रहा है कि जितना ज़्यादा फूड वेस्ट होगा उसी के साथ हमको यहाँ पे हंगर और माल न्यूट्रिशन भी साथ में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक लॉसेस भी हमको यहाँ पे खास कर देखने को। देन इन्वायरमेंटल डैमेज की हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेज। अभी क्या होता है कि फूड को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो फूड में एक बेसिकली मीथेन गैस हमको निकलते देखने को मिलती है। ठीक है, अब मीथेन गैस जो है वो क्लाइमेट चेंज को भी इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को हम डैमेज कर रहे हैं खाने को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो खाना अगर वेस्ट होता है तो एक तो खाना उगाने में भी इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, और खाना जब वेस्ट हो रहा है तब भी इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। तो दोनों तरीके से इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है, मैल न्यूट्रिशन तो हो ही रहा है, बट इन्वायरमेंट भी साथ में बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। रिसोर्स वेस्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से रिसोर्स वेस्टेज यहाँ पे होगा। खास करके आप चावल को जैसे उगाना है, चावल वेस्टेज हो रहा है, तो भाई ऑब्वियसली पानी लगता है चावल उगाने में, पानी का वेस्टेज हो रहा है। हम खासकर पंजाब हरियाणा रीजन में देखें तो वाटर टेबल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया चावल उगाने में, और इस चीज़ का पानी का वेस्ट हो रहा है। हम चावल उगा रहे हैं और हम चावल वेस्ट भी कर रहे हैं, तो चाहे फिर वो एनर्जी हो, वाटर हो, इन सब का वेस्टेज, बर्बादी हमको देखने को। दूसरी बात हम बात करें तो मेजर फूड लॉस आपको देखने को मिलता है। तो मेजर फूड लॉस जो हो रहा है, जो अकर हो रहा है, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो मेजर फूड लॉस अकर हमको किस स्टेज में देखने को मिल रहा है? खासकर तो हमको वो पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज में देखने को। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज में ये चीज़ हमको देखने को। देन दूसरी हम बात कर लें तो फूड वेस्टेज जो है वो आपको
सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है, वो इन्वायरमेंटल डैमेज को इम्पैक्ट कर रहा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगेन इस पे एक यूपीएससी क्वेश्चन आप लिख के लाएंगे कि फूड वेस्टेज इन इंडिया इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक इशू बट इज ऑल्सो एन सोशल एंड एनवायरमेंटल इशू, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक कारण तो है ही है, बट साथ ही साथ सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न भी साथ ही साथ हमको देखने को मिल रहा है। तो फूड का वेस्ट होना सिर्फ आर्थिक तौर पर ही दिक्कत नहीं है, ये सामाजिक और पर्यावरण को भी नुकसान दे रहा है। तो इसको आपको डिस्कस करना है दोनों ही रूप में, ठीक है। इसका आंसर अगेन आप टेलीग्राम में पोस्ट करेंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिलेगी। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज विंडफॉल टैक्स। अब विंडफॉल टैक्स क्या होता है? तो विंडफॉल टैक्स की हम बात करें, तो विंडफॉल टैक्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो विंडफॉल टैक्स आपको देखने को मिल रहा है कि इज हायर टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द कंपनीज, ठीक है। तो हमको देखने मिल रहा है विंडफॉल टैक्स वो टैक्स होता है जब कोई कंपनी अपना हायर टैक्स इम्पोज करके कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। क्या फॉर एग्जांपल जैसे हम उसको ऑयल से अगर कनेक्ट करें, तो जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही थी, तो रशिया पे सैंक्शन लगाए गए थे कि वो अपना तेल नहीं बेच सकता, लेकिन इंडिया उससे खरीद रहा था। तो इंडिया को वो तेल सस्ते में मिल रहा था। अब इंडिया को वो तेल सस्ते में मिल रहा था, तो हमारे यहाँ जो कंपनीज थी वो सस्ता तेल खरीद के को रिफाइन करके बाहर विदेशों में महंगे में बेच रही थी, तो कंपनीज का प्रॉफिट हो रहा था। तो कंपनीज ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है, इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा इसको हम क्या बोलेंगे? विंडफॉल टैक्स बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो अभी ये विंडफॉल टैक्स क्या है? इज अ हायर टैक्स इम्पोज्ड ऑन कंपनीज दैट अर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। इसमें इसमें एग्जाम्पल के तौर पे भी यही एग्जाम्पल समझाया गया जो हमने बात किया रशिया वाला, ठीक है। सो अब इसका की फीचर्स क्या है? ये अनएक्सपेक्टेड एक्सेस प्रॉफिट के ऊपर ही लगाया जाता है। मोस्टली इट इज़ मेनली टारगेट्स ऑयल एंड गैस सेक्टर। पर्टिकुलर न्यूज़ के हिसाब से हम बात करें तो ये टेम्पररी बेसिस पे लगाया जाता है ना, हम हमेशा नहीं। जिस समय जिस साल आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा पर्टिकुलरली किसी भी कारण से, तो उस समय लगाया जाएगा, हर बार तो नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। और ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन पे ये फोकस रहता है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट का प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट्स इम्पैक्ट होते हैं, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पेट्रोलियम को खासकर हम देखें तो बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो विंडफॉल टैक्स एमसीक्यू की हम बात कर लें। विंडफॉल टैक्स क्या है? ये बेसिकली एक्सेस प्रॉफिट के ऊपर लगाया जाता, मेनली टारगेट्स इस न्यूज़ के हिसाब से तो वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर लगाया गया, क्लियर है। चलिए, तो ये आज 15 अप्रैल की हम हिंदू न्यूज़ एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज से हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। एज सेड कि हम मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं जो प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आने वाले एक महीने में हम वो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ लेके आने वाले हैं। तो वो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अगर यूपीएससी में कर लेते हैं, उसके एक सिनॉप्सिस वीडियो जो है वो हमने डाला हुआ है, 50 टॉपिक्स की लिस्ट। तो आप उसको एक बार जाके देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जो है वो शेयर कर दी जाएगी, उस पर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, डिसिप्लिन रहिए, ठीक है। यूपीएससी डिमांड डिसिप्लिन। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रॉम माय साइड।